हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेकर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सापना, जिला बीडा। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र के अंतर्गत साविवेकता के संदर्भ में चर्चा करूंगा। जैसा कि हमने पूर्व के पीडीएफ में दुर्खिम द्वारा जो सामाजिक एकता के दो स्वरूप बताए थे, उसमें पहला यांत्रिक एकता, जो कि मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको डाला है आपके ग्रुप में। आज हम दूसरी एकता जो है यांत्रिक एकता, जो कि सावी एकता, जो कि यांत्रिक एकता के विपरीत प्रकार की विशेषताओं के लिए दूसरी एकता को सावी एकता कहा गया है। अर्थात जो आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिक समाजों में ये देखने को मिलती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक मन में या चेतना में शक्ति प्राप्त होती थी। ऐसे कानून व्यक्ति के समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं, किंतु आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण भिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है तथा सामूहिक चेतना की भावना को कमजोर करती है। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता है और यहाँ लोगों के पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य का ही विशेषज्ञ होता है और दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो समाज के सदस्यों की जो ये पारस्परिक निर्भरता है और विशेषीकरण से उत्पन्न जो असमानता है, उसे एक दूसरे के निकट लाने पर बाध्य करते हैं, जिससे समाज में विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है, जिसे हम दुर्खिम में सावी एकता कहा है। सावी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानून के द्वारा भी होती है। प्रतिकारी कानूनों का संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होता है और व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ते, बल्कि किसी मध्यस्थ संस्थाओं और प्रतिनिधियों जैसे न्यायालय है, पंच है, न्यायाधीश है, वकील आदि के द्वारा जोड़ते हैं। और इसको सावी एकता को सारी एकता के समान कहा। जिस प्रकार शरीर का निर्माण हाथ, पांव, आँख, कान, नाक, मुंह, पेट आदि विभिन्न अंगों से मिलकर होता है, उसी प्रकार से शरीर के अंगों का निर्माण अलग है, लेकिन एक दूसरे से अपना कार्य तभी कर सकते हैं जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक अंग के बिना दूसरे अंग अलग होकर के अपना कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार आधुनिक समाजों में इसी प्रकार की एकता पाई जाती है, इसलिए इसको सावी एकता कहा गया है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन है, इसलिए सावी एकता और प्रतिकारी कानून जो इसे एकता को प्रकट करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता है विविधीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व तथा दैनिक नैतिक घनत्व में वृद्धि होती है, तो सावयव समाज की ओर अग्रसर होता है और सावयव समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। जो आवश्यकताएं दिल्ली नगर की हैं, जयपुर नगर की नहीं। ऐसे समाज में विशेषीकरण भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विविधीकरण बढ़ जाता है और श्रम विभाजन के कारण विविधीकरण की मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से दूसरी जो विशेषता है वह समाज में अनन्य आश्रितता में वृद्धि। सावयव समाज में श्रम विभाजन विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयाँ प्रकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती है। कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई, छपाई करने, कपड़ा बुनने और कपड़े को पैक करने का कार्य अलग अलग विभाग द्वारा किया जाता है, किंतु ये सभी विभाग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और इसी निर्भरता के कारण उनमें एक दूसरे में संबद्धता पाई जाती है। तीसरी विशेषता बताइए विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयव समाज में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय जन्म लेते हैं एवं विकसित भी होते हैं। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिकता की आवश्यकता की बहुलता एवं विविधता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सामूहिक प्रतिनिधान। सावयव समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं
रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान सावयव समाज की साझा संस्कृति कही जा सकती है और इसी के द्वारा सामान्य जन का जो प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयव समाज में सामूहिक प्रतिनिधान। नंबर 4 के बाद 5 आता है प्रतिकारी कानून। सावयव समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, तो इसका उद्देश्य दंड देना न होकर के नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन होता है। इसी प्रकार नंबर 6 आर्थिक संगठन। जहाँ यांत्रिक समाज में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं सावयव समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था। इस समाज में व्यक्तित्ववाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का महत्व भी बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है और वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर अपने व्यवसाय का चयन करते हैं। तो आर्थिक संगठन के दृष्टिकोण से भी इसकी जो अर्थव्यवस्था है अलग प्रकार की। इसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो सावयव समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं नगरपालिका, न्यायपालिका, अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर के चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार धार्मिक संगठन। सावयव समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संकरण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का जो है वो ह्रास हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान जो है विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। इस प्रकार से सावयव समाज की ये 8 विशेषताएं हिमायत बुर्किन ने बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।